इससे पहले हम लोगों ने प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद युगीन उपन्यास पर बातचीत की। एक प्रेमचंद युग तक का उपन्यास का जो विकास है, विकास यात्रा है, उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ तो उसका अंदाजा हो गया होगा। और आप ये देख रहे होंगे कि प्रेमचंद के आगमन के साथ ही और उनके युग में जो दूसरे उपन्यासकार मौजूद थे, उससे विषय की विविधता जो है वो बढ़ती है। शिल्प भी एक नए तरीके से उपन्यास का शिल्प जो है उभर कर आता है और उपन्यास जो है एक गंभीर विधा के रूप में हमारे बीच मौजूद हो जाती होती है। प्रेमचंद के बाद, क्योंकि प्रेमचंद का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर बहुत तरीके से पड़ा, न सिर्फ उपन्यास लेखन के लिए बल्कि जिस तरह से उन्होंने निबंध लिखे, लेख लिखे, उन सब का भी प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ा। जैसे प्रेमचंद ये कहते थे कि साहित्य जो है वो राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। तो इसका मतलब ये था कि राजनीति जो है वो राज्य की नीति होती है, उससे राज्य जो है वो अपने आप को चलाता है। उस राजनीति के आगे साहित्य को चलना चाहिए और राज्य राजनीति को या राजनीति करने वालों को एक बड़ा उद्देश्य और एक बड़ा आदर्श उनके सामने, या समाज की जो सच्चाई है, समाज की जो असली चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उसको साहित्यकार को सामने रखना चाहिए। और समाज जो है वो एक तरह का नहीं होता है, उसमें कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह से सोचने वाले लोग हैं, हमारा जीवन कई तरह की चीजों से गुजरता है और इसके अलग अलग पक्ष हैं। जितना ये दुनिया हमारे लिए बाहर है, उतना ही ये दुनिया हमारे अंदर भी है। कि बाहर की जो समस्याएं हैं वो तो दिखती हैं कि क्या समस्याएं हैं जो बाहर आप देखते हैं, मन की भी समस्याएं होती हैं, मन भी तरह तरह के समस्याओं से जूझता रहता है। तो प्रेमचंद के बाद जो उपन्यासकार आए, या प्रेमचंद उत्तर जो हिंदी उपन्यास है, उसमें अलग अलग क्षेत्र को, अलग अलग विषयों को आधार बनाकर लोगों ने उपन्यास लिखे। इसीलिए इसके बाद की अगर जो विभिन्न धाराएं हैं उपन्यास लेखन की, उसको अगर विभाजित किया जाए या समझने की कोशिश की जाए तो 4-5 तरह के उपन्यास लिखे गए। जैसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, इसमें मन का विश्लेषण होता था, इसमें मनोवैज्ञानिक ढंग से पात्रों का चित्रण किया जाता था, पात्रों की मनस्थिति का, और उसके बाद उनकी जो समस्याएं थी उनका जो है वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होता था। तो ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यास था। दूसरा जो था वो साम्यवादी उपन्यास था, या इसको प्रगतिवादी उपन्यास भी कह सकते हैं। हिंदी कविता के बारे में पढ़ते हुए हमने देखा कि छायावाद के बाद जो है प्रगतिवाद का आगमन होता है। तो प्रगतिवाद या साम्यवाद वही है, मतलब प्रगतिवादी होने का मतलब है कि साम्यवादी विचारधारा पर विश्वास करना। साम्यवादी विचारधारा मतलब मार्क्सवादी विचारधारा। तो जिन रचनाकारों ने मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण किया, उसमें विश्वास या आस्था रखते हुए, या मार्क्सवादी दृष्टि से समाज को देखने की कोशिश की और उसके आधार पे जो उन्होंने उपन्यास लिखे, वो मार्क्सवादी उपन्यास कहलाए। मार्क्सवाद में, इससे पहले शायद मैंने बताया है कि वहां पर ये माना जाता है कि शोषण का अंत होना चाहिए। दुनिया में दो ही तरह के वर्ग मुख्य रूप से निवास करते हैं, एक वो है जो शोषण करता है और दूसरा वो जो शोषित है, जिसका शोषण होता है। और जो शोषित हैं उनका ही इस दुनिया पर अधिकार ज्यादा है, वही ज्यादा काम करते हैं, और जो कम काम करता है वो ज्यादा शोषण करता है। तो ये जो शोषित जो जनता है उसको उसका हक मिलना चाहिए, जो उसका वास्तविक हक है। और इसके लिए वर्ग संघर्ष की बात मार्क्सवाद करता है, मतलब शोषित वर्ग को शोषक वर्ग के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। और ये संघर्ष जो है हर तरह का संघर्ष होगा। ये संघर्ष सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीधा मजदूर जो है मिल मालिक से जाकर लड़ जाएगा, वो तो करना ही है, मतलब मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भी हमें इस तरह का माहौल बनाना है, इस तरह का साहित्य रचना है जिससे हम जनता की जो वास्तविक समस्याएं हैं
उसको चित्रित कर सकें और उसके हल को मार्क्सवादी दृष्टि से कि जनता को उसका जो वाजिब हक है वो मिलना चाहिए। तो इस तरह के मार्क्सवादी विचारधारा पर जिन्होंने की दृष्टि से जिन्होंने उपन्यास लेखन किया वो साम्यवादी उपन्यासकार थे। तीसरा जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास। इस काल में भी कई लोगों ने इतिहास के से विषय लेते हुए, इतिहास का आश्रय ग्रहण करते हुए बहुत सारे उपन्यास लिखे और उस ऐतिहासिक उपन्यास के माध्यम से उन्होंने हालांकि अपने समकालीन समस्याओं को ही प्रकट करने की कोशिश की। चौथा एक प्रकार है आंचलिक उपन्यास। पहली बार आजादी के बाद होता क्या है असल में कि हमेशा जो है केंद्र से हम परिधि की तरफ देखते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई वृत्त है और वृत्त के केंद्र में एक बिंदु है और परिधि जो है वो उसके चारों तरफ की जो वृत्त की जो घेरा है वो परिधि है। तो यहाँ केंद्र का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि दिल्ली की नजर से पूरे देश को देखना, यानी जो वहाँ शासन कर रहा है, वहाँ जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, उनकी दृष्टि से हम बाकी पूरे देश को देखते हैं। जैसे अगर इतिहास की बात करें तो ज्यादातर इतिहास जो है राजाओं का इतिहास है। हम क्या जानते हैं इतिहास के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया, अकबर ने कब से कब तक शासन किया, फिर अंग्रेज आए। मतलब ये शासकों का इतिहास है, ये केंद्र का इतिहास है। पर इसमें जनता छूट जाती है। वो जनता जो वास्तविक है, जिसने लड़ाइयां लड़ी, जिसने जान दिया, जिसने खेती की, जिसने मजदूरी की, मकान बनाए, रास्ते बनाए, सड़क बनाए, हमारी जितने भी जरूरत की चीजें वो हमको उपलब्ध कराया। तो ये जो है ये परिधि है। मतलब परिधि का मतलब है वृत्त की परिधि से अगर आप बाहर गए तो गिर जाएंगे। तो एकदम किनारे पर जो मौजूद लोग हैं जिनको महत्व नहीं दिया जाता है। तो आजादी के बाद जब एक बड़ा स्वप्न जब टूटा, कि स्वप्न भंग हुआ, कि सबने ये सोचा था कि आजादी के बाद ये देश हमारा होगा और सबको सबका वाजिब हक मिलेगा, कि सबको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया होगा। पर ऐसा देश की राजनीति की वजह से उस स्तर पर नहीं हुआ जिसकी उम्मीद सब लोगों ने लगाकर रखी थी। तो आंचलिक उपन्यास में पहली बार अंचल विशेष को उपन्यास के केंद्र में लाया गया। मतलब किसी ग्रामीण इलाके को उपन्यास का केंद्र बिंदु बनाया गया। ग्रामीण लोग, कोई गांव जो है उस उपन्यास के केंद्र में था। और ये देखा गया कि राज की नीति का या आजादी के बाद का की जो राजनीति है, सामाजिक परिस्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसका क्या हाल है गांव में। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि भारत जो है वो गांव का देश है। तो अगर गांव की स्थिति दुरुस्त नहीं हुई है, ठीक नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि समस्या जो है गंभीर है। तो इस तरह से अंचल विशेष को, किसी ग्रामीण इलाके को, और आंचलिक उपन्यास में कभी कभी किसी शहर के मतलब किसी हिस्से को, जहां पर मान लीजिए कि बस्तियां हैं, जहां पर गरीब शोषित लोग रहते हैं, उसको भी केंद्र बनाया जा सकता है। पर आंचलिक उपन्यास में विशेषकर गांवों को, ग्रामीण अंचलों को उपन्यास का विषय बनाया गया। तो ये जो उपन्यास थे, ऐसे उपन्यास को आंचलिक उपन्यास कहा गया। और उसके बाद कहा जाता है कि फिर प्रयोगवादी उपन्यास आया। मतलब इसमें बहुत सारे लोग एक साथ रचनारत थे और वो अलग अलग विषय पर अलग अलग दृष्टि से अपने समाज को देख रहे थे। क्योंकि अब जो सच्चाई थी वो इतनी एक तरफा नहीं थी कि अंग्रेज हैं, उनको यहाँ से भगा देना है, देश को आजाद करना है। पहले जो वास्तविकता या लड़ाई थी वो बिल्कुल एक लीनियर लाइन में थी। मतलब एक एकदम सपाट लाइन में थी, जो साफ साफ दिखता था कि दुश्मन कौन है, समस्या क्या है। पर आजादी के बाद और विशेषकर जब औद्योगिकीकरण बढ़ा, उद्योग धंधे स्थापित होने लगे, नए नए शहर बने, नए नए केंद्र बने, फैक्ट्रियां लगने लगी, तो नए नए तरह की समस्याएं हमारे देश में, हमारे समाज में पैदा होने लगी। तो इसको एक तरह से नहीं देखा जा सकता था और मतलब कि आप समग्रता में भी नहीं देख सकते थे। इसके एक हिस्से को देखा जा सकता था। जैसे कि परिवार टूट रहे थे, अपनत्व का जो है अभाव हो रहा था, महानगरीय संस्कृति बढ़ रही थी जिसमें एक अजनबीपन बढ़ रहा था।
तो इन सारे विषयों को आधार बना करके अलग अलग उपन्यासकार अलग अलग विषयों पर लिख रहे थे, जिसको प्रयोगवादी उपन्यास कहा गया। तो इस तरह से प्रेमचंदोत्तर अगर उपन्यास को आप देखेंगे, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के युग को देखेंगे, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, मतलब किस तरह के उपन्यास लिखे गए, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास, और फिर बाद में 90 के बाद अस्मितावादी उपन्यास, जिसमें दलित, स्त्री और आदिवासी जो हैं इन विषयों पर और रचनाएं शुरू होती हैं, जिसमें स्त्रियां जो हैं वो खुल करके अपने बातों को लिखना शुरू करती हैं। इसी तरह से दलित उपन्यासकार हैं। ऐसे इन सारे विषयों में आत्मकथा ज्यादा लिखी गई है, पर बावजूद इसके एक अस्मितावादी उपन्यास का उदय होता है, जो प्रयोगवादी उपन्यास के साथ साथ या समकालीन उपन्यास के साथ साथ चलता है। तो इस तरह से ये पूरा लेखा जोखा है प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के युग का। तो अगर आप कालक्रम की दृष्टि से देखें तो 1936 से 1950 के उपन्यास आप कह सकते हैं कि प्रेमचंद युग जो है 1936 में समाप्त होता है। 36 में गोदान भी प्रकाशित हुआ था। फिर 36 से 50 का समय है, फिर 1950 से 60 का समय है, फिर 1960 से 90 का समय है, और फिर 1990 के बाद का समय है। मतलब कालक्रम की दृष्टि से इस तरह से उपन्यासों को अगर वर्गीकृत करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यासकार थे या मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यास थे, इसमें सबसे प्रमुख नाम जो है वो जैनेन्द्र कुमार का है। जैनेन्द्र कुमार पहले उपन्यासकार हैं जिसने एक तरह से प्रेमचंद की छाया से खुद को मुक्त किया, क्योंकि प्रेमचंद एक बहुत बड़े एक बरगद की पेड़ की तरह थे और बहुत सारे लोग उसमें प्रेमचंद की नकल करने की कोशिश कर रहे थे। प्रेमचंद सामाजिक उपन्यास लिख रहे थे, तो उस सामाजिक उपन्यास की जगह मनोविश्लेषणवादी या ऐसा उपन्यास लिखना जिसमें मन के अंतर को, मतलब अंदर को अंदर से देखना, ये या उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से किसी व्यक्ति को, किसी चरित्र को प्रस्तुत करना कि उसके मन में किस तरह की हलचल मच रही है, जो समाज इस तरह का है। मान लीजिए कि जैसे त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र का, उसमें एक पात्र है मृणाल। मृणाल की शादी जो है वो बेमेल विवाह होती है और उस शादी में वो खुश नहीं, और उसके बाद उसका पूरा संघर्ष जो है वो शुरू होता है। उसके साथ मारपीट होती है, उसका पति उसको मारता है, जबरदस्ती ससुराल से आ जाता है लेने के लिए। वो सारी घटनाएं होती हैं जो जबरदस्ती जब किसी स्त्री की शादी की जाती है तो जो घटित होता है। तो मृणाल जो है यहाँ पर बाहर नहीं लड़ती, मृणाल के अंदर का जो संघर्ष है। मृणाल कहती है कि मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। उसका एक भतीजा है प्रमोद, और ये शैली भी ऐसी है कि प्रमोद, आप जब उपन्यास पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत रोचक उपन्यास है। ये प्रमोद लिखना शुरू कर रहा है अपनी बुआ के बारे में कि, तो ये शैली भी जो है एक तरह से वो प्रेमचंद वाली शैली नहीं, और जिसमें सर ये कौन सा उपन्यास पढ़ा रहे हैं? उपन्यास नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के बारे में बता रहा हूँ। उसको बताते हुए त्यागपत्र उपन्यास के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कैसे होते हैं। अभी मैंने बताया ना कि 4-5 तरह के उपन्यास लिखे गए प्रेमचंद के बाद के युग में, तो उनमें से पहला जो उपन्यास मैंने क्या बताया कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे गए। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास में जैनेन्द्र का नाम प्रमुख है। तो जैनेन्द्र की चर्चा करते हुए मैंने आपको अभी त्यागपत्र के बारे में बताया या बता रहा हूं। तो उसमें जो इतना जो संघर्ष है मृणाल का, तो मृणाल जो है प्रमोद से ये कहती है कि वो चिड़िया होना चाहती है। तो ये जो चिड़िया होना है ये उस मन का प्रतीक है, क्योंकि हम सब लोग जब परेशान होते हैं तो हमको ये लगता है कि ये पक्षी कितने आजाद हैं, जिनको किसी तरह के सामाजिक जिम्मेवारी नहीं निभानी है, झूठ मूठ का दिखावा नहीं करना है, झूठ मूठ के सम्मान में नहीं जीना है, आदर्श में नहीं जीना है, एक खुली जिंदगी है। तो मृणाल जो है एक खुली जिंदगी चाहती है एक स्त्री के तौर पर, और उसका जो ये मानसिक संघर्ष है, ये जो अंदर का संघर्ष है, ये त्यागपत्र में दिखाया है जैनेन्द्र ने। तो मैं ये बता रहा था कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास में इसी तरह की विषय को उठाया जाता है और इसी तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है विषय का, यानी इस तरह से विषय को एक तरह से विश्लेषित किया जाता है।
तो जैनेन्द्र के और भी उपन्यास हैं, जैसे परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणी है, सुखदा है। ये सब जो है जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। इन सारे उपन्यासों में विभिन्न पात्र जो उपन्यास में आए हैं, उनके मन की उलझन, उनके मन की गुत्थियां, उनके मन में उठने वाली शंकाएं, इन सब का निरूपण किया गया है और ये सब मनोवैज्ञानिक पद्धति पर किया गया है। इसलिए ऐसे उपन्यासों को मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कहा गया। जैसे त्यागपत्र में मृणाल का जो आत्म पीड़न है, मतलब उसके आत्मा की जो पीड़ा है, उसका जो है उसकी कहानी जैनेन्द्र जो है मनोवैज्ञानिक ढंग से त्यागपत्र में कहते हैं। सुनीता उपन्यास में फ्रायड जो है सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हुए। उसके बाद एडलर, यूंग और उनके शिष्य हुए, जिन्होंने सबसे पहले मन के गुत्थियों को लेकर वैज्ञानिक ढंग से विचार किया। तो और फ्रायड ने फिर ये बहुत सारे मतलब सिद्धांत दिए, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा 3 तरह का हमारे दिमाग होता है। एक जो होता है वो बिल्कुल एक्टिव होता है, एक जो होता है वो थोड़ा बिल्कुल सोया हुआ होता है, और एक जो है वो बीच बीच में जगता है। तो इस तरह के 3 तरह के मतलब हमारा मानसिक बुद्धि जो है या हमारा दिमाग जो इस तरह से काम करता है। जैसे अभी जिस दिमाग से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं मस्तिष्क से कहिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं अगली पंक्ति क्या कहूंगा, पर वो मेरा एक्टिव पार्ट है कि उसके पास एक आइडिया है। एक जो आपका मस्तिष्क का पार्ट है वो बिल्कुल सोया हुआ रहता है, वो कभी कभार जगता है। मतलब बहुत 10 साल में 15 साल में आपको कोई स्मेल मिल गया, किसी गंध से आप कनेक्ट कर जाते हैं, या कभी मतलब या कोई घटना याद आ गई। और एक है जो सुषुप्त अवस्था में रहता है। तो ये मन जो है 3 तरह से काम करता है कि आज आपको कोई बात याद नहीं आ रही, हो सकता है 3 दिन के बाद वो दिमाग जो है किसी चीज को देखकर वो सोचने लगे। तो ये फ्रायड का सिद्धांत था, थोड़ा जटिल है, मैंने आपको बस एक आइडिया देने के लिए कहा। तो फ्रायड के सिद्धांत को आधार बनाकर जैनेन्द्र ने सुनीता लिखा, और बाद के सारे मनोवैज्ञानिक जो लोग विचार किए, फ्रायड के सिद्धांत का असर उस पर पड़ा। उससे उसको माना या उसको नकारा, लेकिन फ्रायड के बिना मनोवैज्ञानिक या जो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है वो आगे नहीं बढ़ा। तो फ्रायड सबसे बड़े मतलब एक कहा जाता है कि फादर फिगर है। उसी तरह से कल्याणी में जो है, वो जो कल्याणी है, किस तरह से एक आधुनिक समाज में एक स्त्री जो है उसकी इच्छाएं जो है अतृप्त रह जाती है, और उसमें एक स्त्री की जो स्थिति है, नारी की जो स्थिति है, उसका बहुत एकदम तथ्यपूर्ण ढंग से जैनेन्द्र ने अपने इस कल्याणी उपन्यास में बताया है। दूसरे जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे वे थे इलाचंद्र जोशी। इन्होंने भी मनोवैज्ञानिक ढंग से उपन्यास लिखे। मानव मन की जो कुंठाएं होती हैं, उनकी जो मन में हमारी जो ग्रंथियां होती हैं जो अतृप्त अवस्था में रहती हैं, उसका विश्लेषण उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। यद्यपि उनके उपन्यासों का जो मूल विषय वस्तु है वो सामाजिक है। उन्होंने जिस तरह से जैनेन्द्र स्त्रियों को केंद्र में रखकर उनकी समस्याओं को उठाते हैं, या किसी व्यक्ति को केंद्र में रखकर उनकी समस्याओं को निरूपित करने की कोशिश करते हैं, इलाचंद्र जोशी के जो उपन्यास हैं ज्यादातर वो जो हैं सामाजिक हैं, और प्रेम एवं रोमांस वाले कहानियां हैं कि वो स्त्री पुरुष प्रेम का वर्णन इनके उपन्यासों में आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये जो विवरण, ये विश्लेषण है, वो मनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया है। इनके जो प्रमुख उपन्यास थे वो थे सन्यासी, जहाज का पंछी इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, जिप्सी है, प्रेत और छाया है, पर्दे की रानी है। तो इस तरह से ये इलाचंद्र जोशी जो है ये भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे। उसके बाद जो सबसे प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हुए वो हुए अज्ञेय। अज्ञेय की कविताएं आपने पढ़ी होंगी। अज्ञेय जो थे वो बहु प्रतिभाशाली थे, मतलब हर तरह की प्रतिभा उनमें थी। वो कविताएं लिखते थे, कहानियां लिखते थे, निबंध लिखते थे, पत्रिका निकालते थे, संपादक थे। तार सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक का संपादन किया, जिसमें उन्होंने 7 कवियों को, अपने समय के नए कवियों को इकट्ठा किया। प्रयोगवाद के को शुरू करने वाले, मतलब प्रयोगवादी कविता का आंदोलन के एक तरह से शुरू करने वाले अज्ञेय थे। और तमाम तरह की यात्रा संस्मरण उन्होंने लिखे। तो उन्होंने उपन्यास भी लिखा, और उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी जो 2 भाग में है, माना जाता है कि सबसे हिंदी में न सिर्फ मनोविश्लेषणवादी उपन्यास
बल्कि हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासों में से एक उपन्यास है। तो अगर आपको सिलेबस में न भी पढ़ना हो तो शेखर एक जीवनी जो है वो कभी पढ़ जाइएगा जब भी मौका मिले। अज्ञेय की भाषा बहुत अच्छी है, बिल्कुल धारा प्रवाह भाषा है, और वो जो कहना चाहते हैं वो समझा लेते हैं। और ये पूरा जो शेखर एक जीवनी है वो फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। फ्लैशबैक मतलब पीछे जाकर जो नायक सोचता है कि नायक जो है इसमें शेखर जो है उसको फांसी होने वाली है, उसको लगता है कि उसको फांसी हो ही जाएगी, तो उसको सारी घटनाएं पीछे की याद आने लगती हैं। उसका जो जीवन संघर्ष था, उसके जो प्रेम जिसके साथ था, उसके जो लोग थे, उसके मित्र थे, और ये पूरे मन में उसके ये घटित हो रहा है और वो पूरा सोच रहा है। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल बांध कर रखने वाला उपन्यास है। और इस उपन्यास का भी प्रभाव बाद के बहुत सारे उपन्यासों पर पड़ा, इसलिए मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माना जाता है अज्ञेय को। और मैंने आपसे कहा कि न सिर्फ मनोवैज्ञानिक उपन्यास बल्कि हिंदी उपन्यास का अगर एक लिस्ट बनाया जाए, मान लीजिए कि 10 सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के, तो उसमें गोदान, मैला आंचल जैसे उपन्यासों के साथ शेखर एक जीवनी भी वहां जरूर होगा। अज्ञेय में जो मनोविश्लेषण की जो क्षमता थी वो बहुत गंभीर गहन क्षमता थी, उनमें बहुत जबरदस्त क्षमता थी, क्योंकि उनका देखने का जो तरीका था वो सूक्ष्म अवलोकन करते थे, और उनका जो सौंदर्य बोध था, कला के प्रति जो ईमानदारी थी, वो बहुत उच्च कोटि की थी। मतलब वो साहित्य को बहुत अच्छे से समझते थे, और साहित्य की चूंकि हर विधा में लिखा और सर्वश्रेष्ठ लिखा। ऐसा नहीं है कि हर विधा में लिख रहे हैं तो वो उपन्यासकार अच्छे थे और कवि मतलब थोड़े उनसे कम थे या कहानीकार कम थे, ऐसा नहीं था अज्ञेय के साथ। अज्ञेय जो थे, जिस भी विधा में उन्होंने अपना हाथ आजमाया उसमें वो सर्वश्रेष्ठ ही रहे। तो इस तरह शेखर एक जीवनी में आप देखेंगे कि वो व्यक्तिक मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में, अगर किसी व्यक्ति का मनोविज्ञान का अध्ययन करना है तो इस दृष्टि से भी शेखर एक जीवनी जो है वो एक मतलब एक प्रमुख उपन्यास के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। उनका 3 ही उपन्यास उन्होंने लिखे अज्ञेय ने, और ये तीनों महत्वपूर्ण उपन्यास उनके हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। नदी के द्वीप आपको पता है कि उनकी कविता भी, तो और अपने अपने अजनबी, ये 3 उपन्यास हैं, और तीनों जो हैं वो उसी तरह के मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं। ये 3 जो लोग थे ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि साम्यवादी उपन्यास लिखे गए। तो ये साम्यवादी जो उपन्यासकार थे, या साम्यवादी उपन्यास में वो उपन्यास हैं, ये वे उपन्यास हैं जिसमें मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण करके उपन्यास लिखा गया, यानी कथानक का ताना बाना बुना गया, कथाएं उस तरह से लिखी गई। और मार्क्सवादी उपन्यास की हिंदुस्तान में नहीं पर हिंदुस्तान के बाहर एक ऑलरेडी एक बहुत एक परंपरा, एक मजबूत परंपरा थी यूरोप में, रूस में, और ये सारे लोग जो साम्यवादी या मार्क्सवादी उपन्यास लिख रहे थे ये उनसे परिचित थे। तो उस परंपरा से भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा और उसका प्रभाव भी पड़ा इन पर। प्रेमचंद पर भी जो विदेशों में मार्क्सवादी साहित्य लिखा जा रहा था उसका असर था, पर प्रेमचंद ने उसको अपनी तरह से साधा। और ये जो लोग थे ये बिल्कुल मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण करके, मतलब अगर इनके उपन्यास को पढ़ते हुए आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने वर्ग की बात की है, वर्ग संघर्ष की बात की है, कि एकदम आपको दिखाई पड़ेगा इनके उपन्यास। तो ये जो साम्यवादी उपन्यासकार थे इसमें जो प्रमुख नाम है वो यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर। ये दोनों ने भी मार्क्सवादी, यानी भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर ने भी मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण किया, पर वो इस तरह से मार्क्सवादी उपन्यासकार नहीं थे जिस तरह से यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव और भैरव प्रसाद गुप्त थे। यशपाल जो है एक प्रमुख उपन्यासकार है हिंदी के। इनका भी एक उपन्यास है झूठा सच, जिसमें मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण किया गया है, लेकिन देश विभाजन पर लिखा हुआ हिंदी में सबसे प्रमुख उपन्यास है। ये भी 2 भाग में है। ये भी अगर आपको मौका मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए कि देश विभाजन के समय क्या स्थिति थी और किस तरह से देश को मतलब किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उसकी बहुत
जमीनी जो एक तरह से सच्चाई है और वास्तविकता है, आप उसको कह सकते हैं कि मार्मिक विश्लेषण, जिससे आप एकदम मतलब उस समय की स्थिति से परिचित होकर और आप परेशान हो सकते हैं, मतलब ये जानकर कि उस समय क्या परिस्थितियां थी। और इसलिए इन्होंने उपन्यास का नाम ही दिया झूठा सच। एक ऐसा सच जिसको हमको बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश कर दिए गए, और जनता तो कभी ये डिसाइड नहीं करती है कि कौन सा देश आजाद होगा और कौन सा देश बनेगा। तो वो कहते थे जिसे हमें सच बताया जा रहा है ये सच झूठा है, इसलिए उन्होंने अपने उपन्यास का नाम जो है झूठा सच दिया। इसके अलावा यशपाल ने कुछ बिल्कुल ऐसे उपन्यास लिखे जिसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये उपन्यास जो है ये मार्क्सवादी उपन्यास है। जैसे दादा कॉमरेड। कॉमरेड जो है एक मार्क्सवादी शब्दावली है, जिसमें एक मार्क्सवादी पार्टी में काम करने वाले या मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाले लोग एक दूसरे को कॉमरेड बुलाते हैं। कॉमरेड का मतलब साथी होता है कि आप किसी जाति के नहीं हैं, आप किसी वर्ग के नहीं हैं, किसी क्षेत्र के नहीं है, मतलब वो सब एक दूसरे के साथी हैं, तो इसलिए वो लोग एक दूसरे को कॉमरेड बुलाते हैं। तो इनका एक उपन्यास है पार्टी कॉमरेड, एक उपन्यास था दादा कॉमरेड। इसी तरह से फिर देशद्रोही, अमिता, दिव्या। दिव्या एक उपन्यास है जो स्त्री को केंद्र में रखकर लिखा गया है, जिसमें ये दिव्या जो कहती है कि स्त्री का मतलब अंततः कुछ नहीं होता है। जब वो पैदा होती है तब वो अपने पिता के नाम से जानी जाती है, जब वो बड़ी होती है तब वो अपने जब पति के नाम से जानी जाती है, और जब वो थोड़ी और उम्र दराज होती है या उसके बच्चे हो जाते हैं तब वो अपने बच्चे के नाम से जानी जाती है। और कहीं भी उसके लिए राहत नहीं है, क्योंकि उसको इन्हीं लोगों की वजह से पहचाना जाता है। आज भी मतलब हमारे समाज में कई ऐसे जगह हैं जहाँ माँ का नाम नहीं बताया जाता है, मतलब पिता का नाम बहुत गर्व से बताया जाता है, पर माँ का नाम कहा जाता है कि नहीं, उसका नाम नहीं लिया जाता है। और ये नहीं लेते हुए बच्चा जो है बच्चे से ज्यादा उसके आसपास के जो बुजुर्ग होते हैं, पुरुष बुजुर्ग, बहुत खुश होते हैं कि बच्चा जो है कितना संस्कारी है। लेकिन असल में ये एक औरत की आइडेंटिटी यानी उसका होना, उसके अस्तित्व को ही छुपाना होता है या उसको नकारना होता है कि जैसे वो है होकर भी नहीं है। मैंने कहा कि दिव्या उपन्यास में कहती है कि या तो वो किसी की बेटी है, नहीं तो किसी की पत्नी है, नहीं तो किसी की माँ है। उसके अपनी एक स्वतंत्र जो अस्तित्व है या उसकी जो स्वतंत्र पहचान है समाज में, वो नहीं है। तो दिव्या उपन्यास में आप देखेंगे कि वहाँ बुद्धिज्म के बारे में भी चर्चा है, मार्क्सिज्म के बारे में चर्चा है, और हिंदू व्यवस्था के बारे में भी चर्चा है। तो कैसे एक स्त्री को हर धर्म और हर विचारधारा के यहाँ संघर्ष करना पड़ता है और अंततः उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। इसको यशपाल ने दिव्या उपन्यास में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। और इसके अलावा उनके उपन्यास है अमिता और मनुष्य के रूप। तो एक ऐसे भी यशपाल ने कहानियां भी लिखी, और बहुत प्रमुख कहानीकार और एक उपन्यास के तौर पर हिंदी में यशपाल को जाना जाता है। यशपाल के बाद जो है वो राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन को उनके जो सबसे प्रसिद्ध किताब थी वो घुमक्कड़ शास्त्र थी। मतलब उनका यात्रा वृत्तांत है। उन्होंने पैदल यात्रा की थी गंगा से वोल्गा तक। वोल्गा जो है वो रूस में बहने वाली नदी है, और वो पूरा नेपाल तिब्बत होते हुए, और वो जहाँ जाते थे वहां से खच्चर पर किताबें लाद कर ले आते थे और खूब पढ़ते थे। और उन्होंने वोल्गा से गंगा उनकी एक किताब है, और वो मतलब उसमें उन्होंने वो दोनों संस्कृति और दुनिया भर के बारे में बात की है। तो जितने भी और मार्क्सवादी विचारधारा को मानते थे। उन्होंने बहुत सारे निबंध की भी किताबें लिखी। और घुमक्कड़ शास्त्र फिर से कहूंगा कि कभी मौका मिले, जब मौका मिल जाए तो कभी पढ़िएगा। उसमें पूरी एक नई दुनिया, और बिल्कुल आप दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया बदल जाता है। इसी तरह से उनके जो प्रमुख उपन्यास थे वो थे 22वीं सदी, जीने के लिए, सिंह सेनापति जो है ऐतिहासिक उपन्यास, जय योद्धे ये भी ऐतिहासिक उपन्यास, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, ये सब राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास हैं। और राहुल सांकृत्यायन की चर्चा करते हुए अक्सर विद्वान जो है उनको महापंडित या पंडित राहुल सांकृत्यायन कहते हैं। कहा जाता है कि उनके पास अथाह जानकारियां थी, अथाह ज्ञान था, और जिसके बाद उन्होंने उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। और उनका जो
उपन्यास हैं वो भी पढ़ा जाना चाहिए। एक प्रमुख विद्वान के रूप में राहुल सांकृत्यायन को हिंदी में बहुत आदर से याद किया जाता है। इसके बाद जो एक उपन्यासकार हुए वो थे रांगे राघव। रांगे राघव जो है प्रेमचंद के बाद एक विशिष्ट कथाकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, और कहा जाता है कि प्रेमचंद के बाद जो लोग लिख रहे थे, जो उपन्यासकार लिख रहे थे, उसके लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में रांगे राघव सामने आते हैं। मतलब उनको लगता है कि ये इतना प्रतिभाशाली उपन्यासकार है, तो बाकी के जो उपन्यासकार थे उनके लिए एक चुनौती के रूप में रांगे राघव दिखाई पड़ते हैं। उनके जितने भी उपन्यास हैं वो जो उनके युग का सत्य है, जो उनके युग की समस्याएं हैं, उससे उपजे हुए उपन्यास ज्यादातर उन्होंने लिखे। उनके उपन्यास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित होते थे, पर उनमें अपने तत्कालीन समस्याओं को समझने की और उसको विश्लेषित करने की कोशिश की जाती थी। इनके जो प्रमुख उपन्यास है, जो सबसे प्रसिद्ध इनका उपन्यास है वो है कब तक पुकारूं। इसके अलावा इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वो घरौंदा है, विषाद मठ, लोई का ताना, मेरी भव बाधा हरो, ये रांगे राघव के प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके अलावा भैरव प्रसाद गुप्त ने भी साम्यवादी उपन्यास लिखे। इसमें ज्यादातर उन्होंने बिल्कुल मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण किया, और इनके जो दो इस तरह के उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुए वो था मशाल और सती मैया का चौरा। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर ने भी मार्क्सवादी विचारधारा का थोड़ा बहुत आश्रय ग्रहण किया, पर इन्होंने ज्यादातर सामाजिक और दर्शन, और या फिर जो एक दर्शन की जो बात होती है भगवती चरण वर्मा के यहाँ कि उसमें दिखाई पड़ता है। जैसे उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, और इनके बहुत सारे उपन्यास में जो समकालीन राजनीति थी उससे कथानक लिए गए हैं भगवती चरण वर्मा के यहाँ। संयुक्त परिवार की समस्याएं, जो समाज में जो शोषण चल रहा है, या आजादी के लिए जो सत्याग्रह चल रहा था, मिल मालिकों की जो नीति थी जिससे मजदूर जो हैं वो पीड़ित हो रहे थे, पुलिस की धांधली, इन सब चीजों का चित्रण जो है वो आपको भगवती चरण वर्मा के यहाँ दिखाई पड़ेगा। और फिर चित्रलेखा जो इनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास में, उसमें पाप और पुण्य के प्रश्न को प्रस्तुत किया गया है कि जीवन में पाप क्या है, पुण्य क्या है, और ये पूरा तर्क चलता है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास। इसके बाद अमृतलाल नागर प्रेमचंदोत्तर उपन्यास जो का काल है, उसके एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। कहा जाता है कि प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार हैं, पर हर उपन्यासकार एक परंपरा में तो होता है, पर उसका अपना एक स्वतंत्र वजूद होता है, अस्तित्व होता है। तो इन्होंने, इनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है अमृतलाल नागर का, वो है बूंद और समुद्र। इसके अलावा उन्होंने अमृत और विष, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस जो तुलसीदास पर है, सेठ बांके मल, ये सब इनके उपन्यास है। बूंद और समुद्र उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि, मर्यादाओं एवं मान्यताओं का चित्रण जो है वो कथानक के द्वारा, उपन्यास के द्वारा किया गया है। यानी इनके जो कथानक का जो आधार है वो है मानस का हंस जो है वो एक जीवनी परक उपन्यास है। हिंदी का पहला इस तरह का जीवनी परक उपन्यास है जो तुलसीदास के जीवन के बारे में है, और तुलसीदास को समझने के लिए या तुलसीदास के जीवन को बहुत उदारता से और व्यापकता से उन्होंने मानस का हंस में चित्रित किया है। इनका एक और उपन्यास है खंजन नयन। यह सूरदास के जीवनी को कथानक के रूप में आधार बनाया गया है, और सूरदास के जीव का जो जीवन है उसको उपन्यास का रूप प्रदान करने की कोशिश उन्होंने खंजन नयन में की है। इसके अलावा जो तीसरा उपन्यासकार की कैटेगरी है वो थे ऐतिहासिक उपन्यासकार। ऐसे उपन्यासकार जिन्होंने इतिहास से विषयों को लिया और उसको अपने समकालीन संदर्भ में विश्लेषित करने की कोशिश की, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव और राहुल सांकृत्यायन। तो रांगे राघव और राहुल सांकृत्यायन के बारे में हमने चर्चा कर ली है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो एक प्रमुख इतिहासकार, इतिहास लेखक रहे, जिन्होंने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल जैसी किताबें लिखी, नाथों पर किताब लिखी उन्होंने, कबीर पर एक स्वतंत्र किताब लिखी, सूरदास पर किताब लिखी, एक समर्थ आलोचक थे, और साथ साथ वो एक हिंदी के समर्थ उपन्यासकार भी।
उनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है वो बाण भट्ट की आत्मकथा है। इसके अलावा चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अथरेक्व आख्यान। बाण भट्ट की आत्मकथा उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें जो बाण भट्ट है वो एक लेखक है और उसकी जीवनी को आधार बना करके आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास लिखा है। उसमें एक जगह ये बात आती है, अभी आपके इस ग्रुप में मैं देख रहा था कि मतलब प्रश्न पूछने के लिए कहा जा रहा था, है ना। वो अच्छा गुरु तो खैर आप कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दीजिए, कोई गुरु नहीं है। अब जो है वो आपका टीचर है, अध्यापक है, शिक्षक है। वो पहले जमाने की बात है जब गुरु जो है वो अपने मतलब श्रद्धा से पढ़ाते थे और जिनको उसके लिए किसी पेमेंट की जरूरत नहीं होती थी। अब तो पहले नौकरी है, फिर बाद में मैं आपका टीचर। तो खैर कहने, और ये मैं मानता हूं कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो बाकी आपको कुछ और बड़े आदर्शों में, बड़ी बातों में जाने की जरूरत नहीं। तो गुरु वो नहीं होता है जो आपको ज्ञान दे। गुरु का मतलब बड़ा होता है, एक बच्चा भी आपको कुछ सिखा सकता है। तो गुरु वो होता है जो आपको, या अध्यापक वो होता है जो आपको प्रश्न करना सिखाए, उस पर भी, खुद पर भी। वो ज्ञान व्यान का सिस्टम जो है अब उस तरह का नहीं है। ज्ञान तो आप खुद अर्जित कर लेंगे, आज आपके पास इतने माध्यम है कि आपको उस तरह से जरूरत ही नहीं है। पर जो आपको प्रश्न करना ना सिखा पाए वो कभी बड़ा नहीं है आपसे। बड़ा मतलब वही गुरु, या जो है आपको दिखाने वाला। तो प्रश्न करना आना चाहिए। बाण भट्ट की आत्मकथा में बाण से कहता है, बाण भट्ट से उसका गुरु कहता है कि सच के लिए किसी से मत डरो, और उसमें कहता है कि गुरु से भी नहीं, अगर सच कहना है। और बाण भट्ट जो है वो हमेशा सत्य की रक्षा करता है। और उसमें फिर उसका जो भट्टनी है उसमें उससे उसका प्रेम है, और फिर वो लड़ाई है, मतलब कुछ संघर्ष है ऐतिहासिक। तो बाण भट्ट की आत्मकथा भी जो है एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है हिंदी का। और ये भी, अगर फिर से कहूं कि अगर 10 उपन्यासों की एक सूची बनेगी तो उसमें बाण भट्ट की आत्मकथा भी होगी। दूसरे राहुल सांकृत्यायन, मैंने आपको कहा कि ऐतिहासिक उपन्यासकार में सिंह सेनापति और जय योद्धे जो है उनका ऐतिहासिक उपन्यास है। रांगे राघव का जो उपन्यास है वो मुर्दों का टीला जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके अलावा जो अगले तरह का उपन्यास है वो है आंचलिक उपन्यास। मैंने आपको बताया कि वे उपन्यास जिसमें किसी अंचल का चित्रण कथानक के द्वारा किया जाता है। यानी कथानक क्या होता है, उपन्यास की जो कथा वस्तु जिस पर उपन्यास बिल्कुल बेस होता है, मतलब उपन्यास के जो तत्व होते हैं उसमें कथानक सबसे प्रमुख है। प्रमुख नहीं है तो कथानक जो है वही कथा वस्तु है जिसके आधार पर सब कुछ डिपेंड करता है। कथानक के बाद ये डिसाइड होता है कि किस तरह के चरित्र उसमें आएंगे, किस तरह का वार्तालाप होगा, किस तरह की भाषा शैली होगी, और किस तरह का उपन्यासकार का उद्देश्य होगा। तो यह बिल्कुल कथानक पर निर्भर करता है। आप मैला आंचल को अगर देखेंगे, जो फणीश्वर नाथ रेणु इस आंचलिक उपन्यास के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, और ये अच्छी बात है कि बिल्कुल पास के ही थे, गंगा उस पार के थे, शायद अररिया जिला के थे। वहां एक मेरीगंज गांव है, मेरीगंज गांव को उन्होंने इस कथा का नायक बनाया है। मतलब मैला आंचल में कोई व्यक्ति नायक नहीं है, कोई चरित्र नहीं है उसका नायक, उसमें एक गांव जो है वो नायक है, मेरीगंज। और उस मेरीगंज में सारी घटनाएं घटित होती हैं। अगर आप पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं आजादी के बाद का, और आजादी के बाद का हिंदुस्तान और उसकी सामाजिक स्थिति और उसमें विद्यमान तमाम तरह की विचारधाराएं, वो चाहे कांग्रेसी विचारधारा हो, सोशलिस्ट विचारधारा हो, मार्क्सवादी विचारधारा हो, और दूसरे तरह की विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा हो, ये सब कुछ आपको जो है वहां मैला आंचल उपन्यास में दिख जाएगा, और एक छोटे से गांव मेरीगंज में। तो ये इसलिए लिखा भी है उसकी भूमिका में रेणु ने कि यहाँ धूल भी है और शूल भी है, ये जो इस उपन्यास में, मैला आंचल उपन्यास में। और ये जो तो मैला आंचल उपन्यास में अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक नए तरह का हिंदुस्तान जो है वो दिखाई पड़ेगा। और वहां पर गांधीवादी भी है, मैंने आपसे कहा कि तमाम तरह की विचारधाराएं हैं, राज्य है, राज्य का शासन है, उसमें पीड़ित जनता है, उसके अपने संघर्ष है, आदिवासी हैं। आदिवासी मतलब आजादी के बाद हिंदी में लिखा हुआ मुझे लगता है कि पहला उपन्यास है जिसमें से जो आदिवासी जो हैं या संताल हैं, उसमें संताल आदिवासी, जिसको संथाल लिखा है उन्होंने, बहुत जगह संथाल कहते हैं,
तो संथाल आदिवासी हैं। तो इस तरह से पूरा एक भारत जो है मेरीगंज में एक छोटे से गांव में सिमट कर आ जाता है, और उनका संघर्ष, उनकी चुनौतियां। तो इस तरह से अंचल को केंद्र में रखा, और फिर रेणु के बाद मैला अंचल जो है 1952 में या 54 में प्रकाशित हुआ, और उसके बाद एक परंपरा चल पड़ी मैला अंचल की। नामवर सिंह से जब पूछा गया था कि नामवर सिंह जो आलोचक हैं, कि उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है, तो उन्होंने कहा था कि मैला अंचल उपन्यास को वो नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि शुरू में उन्होंने बिल्कुल महत्व नहीं दिया था मैला अंचल को। लगा कि ऐसे ही लिखा है, क्योंकि वो बिहारी हिंदी में लिखा हुआ है, उसमें जिंदाबाद को जिंदाबाग कहता है, इनकलाब को इनकिलास कहता है ना। तो इस तरह से जो गांव की जो शब्दावलियां हैं, उसका गांधी को गान्ही कहता है, गांधी बाबा जिस तरह से गांव में कहते हैं, उस तरह से तो वो सारी भाषा का प्रयोग था। रामविलास शर्मा ने भी इस उपन्यास पर बहुत आक्रमण किया और कहा कि ये कोई उपन्यास नहीं है। उन्होंने एक लेख ही लिखा कि प्रेमचंद की भाषा परंपरा और मैला आंचल, जिसमें उन्होंने कहा कि मैला आंचल की भाषा जो है बहुत खराब है, भाषा अगर होनी चाहिए तो प्रेमचंद की तरह होनी चाहिए। जिस पर बाद में वीर भारत तलवार एक आलोचक, उन्होंने कहा कि गोया जैसे कि एक ही भाषा मतलब हिंदी उपन्यास में और प्रेमचंद की भाषा ही है, उसके अलावा अगर आप किसी भाषा में लिखेंगे तो शायद वो उपन्यास न हो, ये तो गलत बात है, ऐसा एक और आलोचक ने कहा। तो खैर मैला आंचल के आते ही बहुत तरह का विवाद, बहुत तरह की बातें शुरू हो गई, और एक तरह से एक नई परंपरा, जिस तरह से गोदान के बाद, प्रेमचंद के आगमन के बाद एक नई परंपरा, एक नई तरह की जीवन दृष्टि, एक नई तरह की लेखन दृष्टि का विकास हुआ। उस तरह से रेणु के आने के बाद, रेणु के मैला आंचल के आने के बाद एक नए तरह की लेखन दृष्टि, और लोगों का ध्यान गया कि अरे इस तरह से भी उपन्यास लिखे जा सकते हैं, इस तरह से गांव को भी उपन्यास और साहित्य का केंद्रीय विषय वस्तु बनाया जा सकता है। रेणु बहुत प्रसिद्ध कहानीकार थे। रिपोर्टाज उनके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आंख के सामने सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। कहानियां भी उनकी वैसी ही हैं। आप मैला आंचल भी पढ़ेंगे तो आपको, अगर आप यहाँ के हैं तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। जो हिंदी क्षेत्र के नहीं है, जो सर मैला आंचल का जो है नायक वो मेरीगंज ग्राम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, नहीं वो है, मतलब एक गांव को ही नायक बना दिया गया है। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आप वो समझेंगे कि हर उपन्यास में कोई ना कोई एक चरित्र जो होता है, जैसे गोदान में होरी, तो उसका मुख्य चरित्र है, उसी के चरित्र के चारों तरफ कहानी जो है वो चलता है। या त्यागपत्र में मृणाल है, या शेखर एक जीवनी में शेखर है, उसी के चारों तरफ कहानी चलता है। बाण भट्ट की आत्मकथा में बाण है या बाण भट्ट है, पर यहाँ पर कोई केंद्रीय चरित्र नहीं है, यहाँ मेरीगंज ही चरित्र है, यानी मेरीगंज ही सबसे मुख्य है। तो जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो ये बात और अच्छे से क्लियर होगी। इसके अलावा उन्होंने प्रति परिकथा उपन्यास लिखा रेणु ने, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा जो बिहार के ग्रामीण जो रहन सहन है, रीति रिवाज है, राजनीतिक उनके विश्वास हैं, उनकी राजनीतिक जो आस्थाएं हैं, उसका बहुत एकदम विशुद्ध चित्रण जो है आपको रेणु के यहाँ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा नागार्जुन एक प्रसिद्ध हिंदी के आंचलिक कथाकार हुए। नागार्जुन न सिर्फ एक बहुत प्रसिद्ध और हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं, बल्कि उन्होंने कई आंचलिक उपन्यास लिखे, और उनके उपन्यासों को रेणु भी बहुत महत्व देते थे। और उन्होंने भी वो भी बिहार के ही थे, मिथिला के थे, दोनों ही। तो उन्होंने भी बिहार के कुछ उस इलाके के लोगों को आधार बना करके नागार्जुन ने कुछ आंचलिक उपन्यास लिखे, जैसे रतिनाथ की चाची, बलचन्मा। बलचन्मा उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। या बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, ये सब नागार्जुन के उपन्यास। उदय शंकर भट्ट जो है एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास में सागर लहरे और मनुष्य, उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। रांगे राघव का कब तक पुकारूं को भी बहुत लोग आंचलिक उपन्यास कहते हैं, कि इसमें भी एक अंचल विशेष की घटनाओं को आधार बनाया गया है। इसके अलावा बाद में और एक परंपरा पूरी चली जिसमें आंचलिक उपन्यासों की रचना हुई, जैसे राही मासूम रजा का आधा गांव, शिवप्रसाद सिंह का उपन्यास है अलग अलग वैतरणी, विवेकी राय का है बबूल, राजेंद्र अवस्थी का है, इस तरह से पूरा एक रामदर्श मिश्र का है पानी के प्राची। तो ये सब, इन सभी जो है उपन्यासों में एक आधुनिकीकरण के कारण
जो ग्रामीण समाज परिवर्तित हो रहा था, बदल रहा था, उसको चित्रित करने की या उसके नब्ज को पकड़ने की कोशिश की गई। पर ये सब मैला आंचल के बाद हुआ। मैला आंचल के बाद मैंने आपसे कहा कि आंचलिक उपन्यासों की पूरी एक परंपरा हमें दिखाई पड़ती है। श्रीलाल शुक्ल का भी इस संदर्भ में नाम लिया जाता है, और श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास है राग दरबारी, माना जाता है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मैला आंचल के बाद हिंदी में लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास। राग दरबारी में आपको स्वाधीनता के बाद का जो भारत है और उसके बाद का जो ग्रामीण जीवन में एक मूल्यहीनता की स्थिति आई कि लोग कितना मतलब एक दूसरे को धकेल कर आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन के सारे मूल्यों को, सारे आदर्शों को छोड़ रहे थे, मनुष्यता को छोड़ रहे थे, उसका एक चित्रण जो है बिल्कुल एक स्वार्थी समाज आपको दिखाई पड़ेगा आपको राग दरबारी में। वहां पर जो है राग दरबारी में जो कथा का केंद्र है वो है शिवपालगंज। शिवपालगंज की जिंदगी में जो प्रगति हो रहा है, स्कूल बन रहे हैं या नए तरह के जो स्कीम्स आ रहे हैं गवर्नमेंट, और उसके फलस्वरूप जो गांव में राजनीति शुरू हो रही है और जो भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है, उसकी बहुत अच्छी अभिव्यक्ति जो है वो आपको राग दरबारी में दिखाई पड़ेगा कि विकास के तमाम नारों के बावजूद स्वार्थी और जो अवांछनीय लोग हैं उन्हीं को फायदा हो रहा है। राग दरबारी यानी दरबार में बैठकर राग गाने वाले लोग, मतलब अलग से कुछ नहीं सोचने वाले। शिवपालगंज का जो पंचायत है या कॉलेज का प्रबंध समिति है, उसमें कॉलेज है, कोऑपरेटिव उसका एक व्यवस्था है, मतलब सहकारी जो सोसाइटी होती है, उसका जो सूत्रधार है एक वैद्य जी, वो बिल्कुल साफ रूप में वो एक नई राजनीति संस्कृति है जो प्रजातंत्र के नाम पर काम करता है और लोगों का शोषण करता है, और ऐसे ही लोग हमारे चारों तरफ हम देखते हैं कि फल फूल रहे हैं। तो ये राग दरबारी उपन्यास की जो है ये विशेषता है और एक प्रमुख उपन्यास है। इसके बाद जो है जो अंतिम मैंने आपको बताया कि जिस तरह के उपन्यास लिखे गए वो प्रयोगवादी उपन्यास है, जिसको आधुनिकता बोध के भी उपन्यास कहा जाता है। औद्योगिकीकरण, बदलता हुआ जो परिवेश था, भ्रष्ट होती व्यवस्था, महानगरीय जीवन संस्कृति के परिणाम से जो प्रभाव पड़ रहा था, उससे जीवन में एक तरह की विशृंखलता आ गई थी। एक अकेलापन और निराशा की भावना समाज में लगातार बढ़ रही थी। पहले डिप्रेशन नाम की बीमारी जो है हिंदुस्तान में नहीं होती थी या दुनिया में नहीं थी शायद, लेकिन औद्योगिकरण और तमाम तरह की चीजों के इस तरह के औद्योगिक संस्कृति, महानगरीय संस्कृति के बढ़ते हुए आज डिप्रेशन एक बीमारी के तौर पर हमारे यहाँ है कि अवसाद हो गया है, उसको निराशा हो गई है और लोग उसके लिए, उससे निकलने के लिए दवा खा रहे हैं। तो इन सब स्थिति में जो कुंठा, सुरक्षा की भावना से जो मनुष्य त्रस्त था, उसकी मनोस्थिति, उसका जीवन जो है उसका चित्रण करने की कोशिश इस तरह के उपन्यासों में, जो प्रयोगवादी या आधुनिकता बोध के उपन्यास थे, उनमें करने की कोशिश की गई। जैसे मोहन राकेश का उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे या न आने वाला कल। ये एक ऐसा ही उपन्यास है जिसमें इस तरह की स्थितियों का चित्रण किया गया है। राजेंद्र यादव का उपन्यास है। राजेंद्र यादव हंस के संपादक रहे और काफी प्रसिद्ध हिंदी के कहानीकार रहे। उनका उपन्यास एक सारा आकाश जो है बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के साथ मिलकर लिखा। बाद में मन्नू भंडारी ने खुद भी उपन्यास लिखे और राजेंद्र यादव ने भी उपन्यास लिखा। और एक कथा लेखिका या लेखक, कथाकार या कथा लेखिका के तौर पर माना गया कि मन्नू भंडारी जो है राजेंद्र यादव से उपन्यास लेखन के क्षेत्र में विशेषकर ज्यादा प्रतिभाशाली है। तो राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग जो है, उसमें उपन्यासकार ने टूटते हुए जो लोग हैं, हमारे आसपास के जो लोग धीरे धीरे मन में टूट रहे हैं, इनका जीवन टूट रहा है, उसका चित्रण है। मन्नू भंडारी ने एक उपन्यास लिखा आपका बंटी। इसमें जो दंपति है वो तलाकशुदा दंपति है, मतलब पति और पत्नी में ये सब नई नई चीजें आ रही थी समाज में, तो तलाक हो गया है और उसका असर जो बच्चे पर पड़ रहा है, उसका जो दुष्परिणाम बच्चे पर पड़ रहा है, उसका चित्रण आपको आपका बंटी में दिखाई पड़ेगा। ऐसा ही है, नरेश मेहता का उपन्यास है यह पथ बंधु था। इसमें अकेलेपन और अजनबीपन का चित्रण है। बिल्कुल जीवन के एक एक क्षेत्र को केंद्र करके इन्होंने उपन्यास लिखा। निर्मल वर्मा एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए, उनका एक उपन्यास और कहानीकार हुए, जिनकी कहानी परिंदे को नामवर सिंह ने पहली आधुनिक कहानी माना। उनका एक उपन्यास है वे दिन या लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख। इसमें भी आधुनिकता बोध आपको दिखाई पड़ेगा। एक मनुष्य जो है वो अकेला है और किस तरह से चीजों को देखता है, और
पूरे एक महानगरीय संस्कृति में इतनी भीड़ में भी मनुष्य कैसे अकेला होता जा रहा है, कि भीड़ में है फिर भी वो अकेला पड़ा हुआ है। निदा फाजली का एक शेर है कि लोग पूछते हैं ना कि और क्या हाल चाल है, तो निदा फाजली का एक शेर है कि और तो सब कुछ ठीक है लेकिन, पूछते हैं और क्या हाल है, तो और तो सब कुछ ठीक है लेकिन चलता फिरता शहर अचानक तन्हा लगता है। कि हम चल रहे हैं, भीड़ में हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि हम अकेले हैं। ये एक नई तरह की, एक अजीब तरह की जो भावना है, इसका विकास या अस्तित्व में आया और इसका विकास हमको आधुनिक काल में देखने को मिलता है। उषा प्रियमवदा ये विदेश में रहती हैं। इनकी एक उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका या 55 खंबे लाल दीवारें में, इसमें भी आधुनिकता बोध का गहरा रूप उभरा है। मुझे रुकोगी नहीं राधिका का एक पंक्ति हमेशा याद रह गई कि उसमें स्त्री ही मुख्य पात्र हैं। तो एक स्त्री जो है वो दूसरी स्त्री से ये कहती है कि जब तुम किसी लड़की के पहनावे पर प्रश्न करने लगो, एक स्त्री का एक स्त्री से संवाद है कि जब तुम किसी लड़की का, वो लोग देख रही हैं कि लड़कियां हैं, नया समाज बन रहा है, नए तरह के पहनावे हैं, नए तरह के कपड़े हैं, तो उसमें जो इसकी नायिका है इस उपन्यास की राधिका, वो दूसरे से कहती है अपने मित्र से कि जब तुम किसी लड़की के पहनावे पर सवाल पैदा करने लगो या सवाल तुम्हारे मन में आने लगे तो समझ लेना कि तुम बूढ़ी हो रही, यानी तुम अपने समय से पीछे जा रही। इसी तरह से भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस, जिसमें विभाजन की, मतलब झूठा सच के बाद विभाजन पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, जिसमें आप वो सारे तिकड़म देखेंगे जिससे दंगे फैलाए जाते हैं और फिर उस दंगे फैलाकर किस तरह से उस पर, मतलब उसका फायदा उठाया जाता है। ये उपन्यास इस तरह से शुरू होता है। फिल्म भी बनी थी तमस पर, जिसमें ओम पुरी ने बहुत उसका केंद्रीय एक कैरेक्टर का रोल प्ले किया था। फिल्म उतनी नहीं चल पाई क्योंकि लंबी बनी थी फिल्म, पर ये उपन्यास जो है आपको पढ़ना चाहिए मौका मिले तो। मनोहर श्याम जोशी इस समय के एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, उनका कुरु कुरु स्वाहा है। युवा पीढ़ी की कैसे एक दिशाहीनता में वो जा रही है, इसकी अभिव्यक्ति जो है उन्होंने किया है। और भाषा के स्तर पर भी, नई आधुनिकता बोध की दृष्टि से भी मनोहर श्याम जोशी को उनको बहुत उच्च दर्जे का उपन्यासकार आका जाता है। इस तरह से सैकड़ों उपन्यास लिखे गए जो नए तरह के शिल्प में लिखे गए, नए तरह के विषयों को आधार बनाकर लिखे जाने लगे। अब एक तरह के शिल्प का प्रयोग नहीं था, कहीं डायरी शैली में उपन्यास लिखा जा रहा था, कहीं पत्र शैली में, कहीं आत्मकथात्मक उपन्यास था, और जो सामाजिक उपन्यासों की एक परंपरा थी वो तो चल ही रही थी। तो इस तरह से आधुनिक उपन्यासों में आप देखेंगे कि जो प्रयोगवादी उपन्यास है उसमें आपको अलग अलग विषय, अलग अलग शैलियां दिखाई पड़ेगी। तो प्रेमचंदोत्तर उपन्यास जो है उसमें शैली और विषय के स्तर पर आपको एक तरह की विविधता दिखाई पड़ेगी। और मैंने आपसे कहा कि शैली के आधार पर आत्मकथात्मक शैली में भी उपन्यास लिखे गए, वर्णनात्मक शैली में लिखे गए, डायरी शैली में लिखे गए, पत्र शैली में लिखे गए, संवाद शैली में लिखे गए। मतलब संवाद, दो लोगों का संवाद है और उपन्यास चल रहा है। आज उपन्यास का तथ्य जो है हमारे जीवन के ज्यादा नजदीक है, जिसको पढ़ते हुए आप ये समझ सकते हैं कि ये आपके आसपास का यथार्थ इस उपन्यास में व्यक्त हो रहा है। मानवीय संबंध जो लगातार बदल रहे हैं, नए नए आयाम ले रहे हैं, नए नए तरह की चीजें आ रही हैं, उसका एक चित्रण आपको इन उपन्यासों में दिखाई पड़ेगा। महानगरीय बोध तो है ही, जिसके वजह से हमारी जो मानसिक स्थिति या मानसिक बनावट जो बदल रही है उसका चित्रण है। आधुनिकता से पैदा हुई अकेलापन, अजनबियत, हमारी विसंगतियां हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो अस्मितावादी उपन्यास लिखे गए उसमें आदिवासी की समस्या केंद्र में है, दलितों की समस्या है, स्त्रियों की समस्या है। इनकी समस्याओं को केंद्र में रखकर या किसी आदिवासी प्रदेश को केंद्र में रखकर, किसी आदिवासी नायक को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखे गए। इससे पहले बांग्ला में ऐसे उपन्यास आदिवासियों को केंद्र में रखकर महाश्वेता देवी ने लिखा था। बिरसा मुंडा पर आधारित उन्होंने उपन्यास लिखा, या जंगल के दावेदार जो है वो बिरसा मुंडा पर आधारित है। आज बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है, मतलब आज के दिन ही बिरसा मुंडा पैदा हुए थे, और जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत शुरुआती लड़ाई और निर्णायक लड़ाई लड़ी, और आदिवासियों के नहीं बल्कि पूरे भारतीयों के नायक है बिरसा मुंडा। उन पर आधारित उपन्यास लिखा। हिंदी में भी फिर उसके बाद बिरसा मुंडा कई उपन्यासों में आते हैं। उसी तरह से तिलका मांझी को आधार बना करके भी उपन्यास लिखा गया। हूल पहाड़िया एक उपन्यास है जिसमें तिलका मांझी, जो यहीं भागलपुर के पास के तिलकपुर के हैं,
उनको केंद्र में रखकर उपन्यास लिखे गए। आज विभिन्न विषयों पर जीवन के हर क्षेत्र में जितने भी लोगों और जितने भी समुदाय हमारे यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको आधार बनाकर उपन्यास लिखा जा रहा है। और उपन्यास में मैंने ये होता है कि एक बृहद जीवन की संपूर्ण जीवन को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, प्रेमचंद के बाद जो उपन्यास की एक धारा चल पड़ी समाज की तरफ, आज उस धारा का काफी विकास हमें देखने को मिलता है। और तरह तरह के उपन्यास, हर विषय, हर तरह के शिल्प और हर तरह की शैली से मतलब को आधार बनाकर उपन्यास लिखे जा रहे हैं, जो हिंदी उपन्यास के लिए एक बहुत बेहतर बात है।